गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों, सेकंड जो चैप्टर हमारा है वो है सल्तनत की शुरुआत। जो सल्तनत की शुरुआत भारत में कैसे हुई, उसके शीर्षक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस चैप्टर का पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, तो हमारा जो उद्देश्य है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में बताना, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताना, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों के बारे में बताना। तो बच्चों, अभी हम एक वीडियो के माध्यम से, एक ऑडियो के माध्यम से पूरे सल्तनत काल के कहानी के बारे में पढ़ेंगे और आप उसको ध्यान से सुनिएगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस चैप्टर से रिलेटेड, और उसी से आपके प्रश्न भी बनेंगे जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा और उसको फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद गौरी उन दिनों भारत के उत्तर पश्चिम राज्य अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य स्थापित कर रखा था। ये सुल्तान अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। इन्हीं राज्यों में से एक था गोर। सुल्तानों से लड़ा, लेकिन ख्वारिज्मा जो पूर्वी ईरान का एक राज्य है के शाह से वह नहीं जीत पाया। इसलिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसके पास भारत की ओर बढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था। उसने सबसे पहले पंजाब क्षेत्र के मुल्तान को जीता और फिर गुजरात को जीतने के लिए बढ़ा। उन दिनों समुद्री व्यापार के कारण गुजरात राज्य काफी संपन्न और शक्तिशाली था, लेकिन गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय ने उसे सन 1178 ईस्वी में हरा दिया। गुजरात में हार कर गौरी ने सोचा कि उसे पहले पंजाब पर पूरा अधिकार करना चाहिए। पंजाब के शासक ताकतवर नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे गौरी ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसके राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा तक पहुंच गई। पंजाब को जीतने के बाद गौरी दिल्ली विजय की योजना बनाने लगा। उन दिनों दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नाम की जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। अगले साल 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इस प्रकार तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में राजपूतों की जगह तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। मोहम्मद गौरी की कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से उसने अपना उत्तराधिकार अपने सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और वापस अपने वतन को चल पड़ा। लेकिन दोस्तों, रास्ते में ही कुछ विद्रोहियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे 15 मार्च सन 1206 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इधर दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की नींव पड़ ही चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सबसे पहला शासक था और इसी ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। दोस्तों, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, उसने विरोध जाहिर किया और गद्दी पर बैठने की मंशा जाहिर की। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमा एक बार फिर से सिंधु नदी को छू रही थी। दोस्तों, मैंने अभी बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। तो उस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने ही कराया था। दोस्तों, इल्तुतमिश ने ही चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया। इल्तुतमिश के सिक्कों पर एक तरफ उसकी तस्वीर होती थी तथा दूसरी तरफ हिंदू देवी की तस्वीर हुआ करती थी। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक दल बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या फिर चहलगानी कहा जाता था। बलबन उस चहलगानी का प्रमुख सदस्य था। इल्तुतमिश ने एकतावादी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया और कई मकबरे भी बनवाए, जिसमें सुल्तान गढ़ी का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा प्रमुख है।
दोस्तों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है। दोस्तों, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इल्तुतमिश उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि वह अपने जीवित बेटों में से किसी को भी गद्दी के लायक समझता ही नहीं था। इस वजह से काफ़ी सोच विचार कर इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को उत्तराधिकार के रूप में चुनने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला बहुत ही बड़ा फैसला था, क्योंकि रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। इससे पहले कोई भी महिला अभी तक राजगद्दी पर नहीं बैठी हुई थी। रजिया के भाइयों के साथ साथ बहुत से सरदारों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया और वह केवल 3 वर्ष तक ही शासन कर पाई। उसी के शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ, जिन्हें कभी कभी चहलगामी या चालीसा कहा जाता है। रजिया ने जनाना पोशाक का त्याग करके बिना बुर्के पर्दे का दरबार लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, रजिया दरबार में कुबा, जिसे कि कोट कहते हैं, और कुलह, जिसे कि टोपी कहते हैं, पहनकर दरबार में जाया करती थी, जिससे वहां के कट्टरपंथी सरदार असंतुष्ट रहने लगे और बस विद्रोह की तलाश में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, वह शिकार पर भी जाती थी और युद्ध में सेना का नेतृत्व भी किया करती थी। जब लाहौर और सरहिंद में विद्रोह भड़क उठा तो उसने खुद ही सेना लेकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया और वहां के सूबेदार को अपनी अधीनता मानने पर मजबूर कर दिया। जब वह सरहिंद की ओर बढ़ रही थी तो उसी समय उसी के खेमे में विद्रोह भड़क उठा और याकूत खां को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, इसी दौरान रजिया को तबर हिंद में बंदी बना लिया गया, लेकिन रजिया ने अपने बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया को अपने पक्ष में मिला लिया और उससे शादी कर लिया। दोस्तों, रजिया का मकसद साफ था, वह दिल्ली की सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए ही सरदार से शादी की थी, लेकिन वह इस बार असफल हुई। दोस्तों, रजिया केवल 3 ही वर्षों तक शासन कर पाई थी। 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कुछ डाकुओं ने अल्तुनिया और रजिया पर आक्रमण कर दिया। रजिया बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन मारी गई। दोस्तों, रजिया की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना, जो बहुत ही अयोग्य शासक था, जिसका लाभ उठाकर 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। बलबन इलबरी जात का तुर्क था, जिसका मूल नाम बहाउद्दीन था। दोस्तों, बलबन को किशोरावस्था में ही मंगोलों ने पकड़ लिया था। बाद में व्यापारियों से इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। बलबन इल्तुतमिश के 40 गुलामों के प्रसिद्ध समूह चहलगानी का प्रमुख सदस्य था। दोस्तों, बलबन जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने स्वयं को अल्लाह का धरती पर प्रतिनिधि घोषित किया। बलबन ने चहलगानी के सदस्यों का दमन कर दिया तथा उसने अपने विरोधियों को निर्दयता से समाप्त करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि कहा जाता है कि बलबन ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। दोस्तों, बलबन के तौर तरीके अक्सर कठोर और अवांछनीय हुआ करते थे, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उसकी गद्दी नशीनी के साथ मजबूत और केंद्रीकृत शासन के युग का सूत्रपात हुआ। अपने आप को पूरे हालात से वाकिफ रखने के लिए बलबन ने हर महकमे में जासूस लगवाए। आंतरिक अशांति और अव्यवस्था से निपटने के लिए और पंजाब में अपना पैर जमा चुके तथा दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना संगठित की। इस प्रयोजन से उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। दोस्तों, सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा तथा पाबोस नामक 2 प्रथाएं शुरू की। सिजदा का अर्थ होता है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पाबोस का अर्थ होता है पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। दोस्तों, निसंदेह है कि वह दिल्ली सल्तनत के प्रमुख निर्माताओं में से एक था। राजपद की शक्ति का रूप जमाकर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया, लेकिन वह भी मंगोलों के हमलों से उत्तर भारत को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सका। 1286 ईस्वी में मंगोलों ने उसके साम्राज्य पर आक्रमण किया और इस युद्ध में उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद खां मारा गया, लेकिन मंगोलों की। तो बच्चों, अभी हमने एक वीडियो के माध्यम से सुना किस प्रकार से भारत में सल्तनत काल का आगमन हुआ, किस प्रकार से जो तुर्क लोग थे भारत में आए, पृथ्वीराज चौहान को हरा करके तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है, जबकि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ये सब इन्हीं सभी से हम एक प्रश्न आपके सामने कुछ करेंगे। पहले हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं जो आपने पढ़ा है।
तो अभी आपने देखा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों द्वारा 1206 में की गई थी। कितने में की गई थी बच्चों? 1206 ईस्वी में। तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका एक गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। तो आपने यहाँ पे देखा किस प्रकार यहाँ पे इनका चित्र दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक वंश का था, ये ध्यान में रखिएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था किस वंश का था? मामलुक वंश का था। 1206 ईस्वी में वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। उसने लाहौर को अपनी राजधानी तथा सुल्तान की उपाधि धारण न करके मालिक एवं सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था बच्चों, वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया तथा सुल्तान की उपाधि धारण न करके मालिक एवं सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप बच्चों ध्यान में रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही उदार एवं दानशील था, इसी कारण उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। बच्चों कई बार एग्जाम में पूछता है, पेपर में आके पूछता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको लाख बख्श के नाम से क्यों जानते हैं? तो इसलिए जानते हैं क्योंकि वह बहुत ही दानशील था, यानी कि दान करता था, इसलिए उसका नाम पड़ा था लाख बख्श। यह भी आपके प्रश्न पूछा जाएगा जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। बच्चों उस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है घोड़े पे अपने चौगान खेल रहा होता है, जिससे उसकी गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान बच्चों इस प्रेजेंट टाइम में उसको हम लोग कहते हैं पोलो। क्या कहते हैं? पोलो एक गेम होता है। तो घोड़े बैठ के जैसे हम लोग देखते हैं हॉकी खेलते हैं, एक छोटी सी बॉल होती है, डंडे से मारते हैं, उसी प्रकार पोलो होता है। तो उसमें 4 प्लेयर होते हैं जिसमें इस गेम को खेलते हैं। तो उस समय इसको कहा जाता था चौगान। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी तो आप बताएंगे वह चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यह भारत में इस्लामिक पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद थी। ऐबक साहित्य एवं कला का संरक्षक था। ताजुल मासिर का लेखक हसन निज़ामी उसके दरबार में रहता था। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, जिसे 1230 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरा कराया। आपने अभी भी सुना कहानी में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसका इल्तुतमिश होता है वहाँ का दिल्ली का सुल्तान बनता है। उसकी मृत्यु के बाद पहली महिला मुस्लिम शासिका रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनती हैं, जो कि 3 वर्षों के लिए बनती हैं। अभी आपने कहानी में सुना। तो उन्हीं से अब रिलेटेड हम कुछ प्रश्न करेंगे जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी जो दिल्ली सल्तनत था उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बच्चों आपने सुना था वीडियो में, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? इल्तुतमिश। आंसर यहाँ पे दिया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश ने ही जो कुतुब मीनार को पूरा कराया था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने करवाया था? ये भी आपने पढ़ा था। तो उसका उत्तर हो जाएगा 40 गुलाम सरदारों को संगठन इल्तुतमिश ने कराया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता है? तो अभी आपने सुना है लाख बख्श के नाम से क्योंकि वो दान करता था, दान प्रिय शासक था, इसलिए उसकी उदारता के कारण उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश ने शासक किए? तो दिल्ली का जो सल्तनत था उस पे प्रारंभिक में तुर्क, जिसको गुलाम वंश बोला गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद इल्तुतमिश और उसकी बेटी रजिया सुल्तान, फिर इल्तुतमिश का पुत्र होता है नसीरुद्दीन महमूद, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आदि जो राजवंश थे, इन्होंने दिल्ली के राजवंशों पर शासन किया। अगला प्रश्न है बच्चों, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया? तो बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए सर्वप्रथम पुराने किलों, दुर्गों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया। वहाँ पर विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों तथा हष्ट-पुष्ट सैनिकों की नियुक्ति किया। उसके लिए शस्त्र एवं भोजन सामग्री की व्यवस्था भी कराई। बच्चों लास्ट प्रश्न है आपके सामने, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? मिलान करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से मिलान करना है। हमको दिया है सही मिलान करना है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? अभी बच्चों आपने पढ़ा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक पे तीर लगा देंगे। दूसरा है टका और जीतल नाम का जो सिक्का चलाया था, किसने चलाया था? आपने वीडियो में सुना था, उसमें किसने बनाया था? जिसको कौन चलवाया था? इल्तुतमिश ने। तीसरा है इसमें प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सुल्तान जो थी, वो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। सिजदा और यहाँ पे पाबोल ना होकर के बच्चों इसको लिख लिए पायबोस। आपने सुना अभी वहाँ पे पायबोस है, ठीक है। सिजदा और पायबोस। सिजदा मतलब कि पैरों के घुटनों के बल बैठ करके सजदा करना, जबकि पायबोल क्या मतलब होता है? लेट करके सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये किसने शुरुआत कराया था बच्चों? आप जानते हैं बलबन ही थोड़ा था, जो थोड़ा क्रूएल शासक था। वो कहता था कि हम अल्लाह के बंदे हैं, वहाँ से भेजे गए हैं। तो उन्होंने ये सब प्रथा चालू की थी। बच्चों आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।